चलो चलिए, जीओसी हो गया था। जीओसी में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग कहाँ से की थी, रिजोनेंस, याद है ना सबको। रिजोनेंस पढ़ा, रिजोनेंस के बाद क्या पढ़ा, उसी के अंदर मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा। क्या पढ़ा, मीजोमेरिक इफेक्ट। और मीजोमेरिक इफेक्ट में दो प्लस एम और माइनस एम, ये देखा। आपको ग्रुप पहचानने आ रहा होगा सबको। मिनिमम एक लोन पेयर तो प्लस एम, और एक्स डबल बॉन्ड वाई या एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो क्या होगा, माइनस एम। जैसे नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सब क्या होते हैं, माइनस एम होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस पढ़ा रहा था। एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बताया। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कंडीशन बताया, बहुत सारे बातें हैं, देखें कैसे एरोमेटिक कब होगा, नहीं होगा। अगर एंटी एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, एक्स्ट्रा अनस्टेबल होता है, और नॉन एरोमेटिक बीच का होता है। इसके बाद और एप्लीकेशन क्या था रिजोनेंस, रिजोनेंस का बॉन्ड लेंथ, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, याद है। बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने का हमने, एक तो आप जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जानते ही सब लोग। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बाबा के 3 बेटे 3 औलाद से देखा था, लेकिन यहाँ पर बाबा के 3 बेटे 3 औलाद से काम नहीं चलेगा, मॉड थ्योरी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर पॉलीएटॉमिक होता है, तो पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होता था, हाँ, सिग्मा प्लस पाई अपान सिग्मा मैट्रिक्स से था, या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों में से जो आप लगे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने बॉन्ड लेंथ के लिए एक और तरीका सिखाया था। क्या सिखाया था भाई, प्योर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, प्योर डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, प्योर ट्रिपल बॉन्ड का और भी कम होता है। कहीं पर रज्जो आ गया तो बीच का होगा, रज्जो आ गया तो क्या होगा, बीच का, ना तो उसके अंदर प्योर सिंगल बॉन्ड है ना तो प्योर डबल। अच्छा ये बताओ, कहीं पर डबल बॉन्ड है और रिजोनेंस की वजह से क्या होगा, वो सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। ऐसे तो ट्रिक से सिखाया था। कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, वहां रज्जो है, तो उसके बीच बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था तो डबल आएगा तो कम हो जाएगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन वहां पे करना। इसके बाद हमने एच इफेक्ट पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसमें एक बॉन्ड अब्सेंट होता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हम कहाँ कहाँ देख रहे थे, एल्कीन में, कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में। जितना ज़्यादा अल्फू उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की या कार्बोकेटायन की या फ्री रेडिकल की। उसके बाद उसमें भी 2 इफेक्ट होता है, प्लस एच और माइनस। प्लस एच कहाँ लगता है भैया, जब अल्फू रहेगा तब प्लस एच लगाना है, अल्फू नहीं तो प्लस एच नहीं लगाना है। उसके बाद क्या बताया था, माइनस एच केवल एक ही जगह काम करता है, CCl3, क्लियर। उसके बाद HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना सिखाया था। तो पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहाँ था, एल्कीन के अंतर्गत आता है, कहाँ था, एल्कीन के अंदर, एल्कीन। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। और दूसरा केस बताया, अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो किससे जाना, जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। याद आ गया, ठीक है। उसके बाद एक एक्सेप्शन याद रहेगा ना, उसमें एरोमेटिक हो जा रहा था, उसमें पाई बॉन्ड कम था, लेकिन एरोमेटिक की वजह से उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या था, कम, मतलब पाई बॉन्ड क्या था, मतलब देख लेना, मैंने लिखा है ना, हाँ ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट होता है। अच्छा अभी तक जो मैंने एम इफेक्ट पढ़ा और एच इफेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा होता था, कंप्लीट ट्रांसफर होता था, कंप्लीट ट्रांसफर होता था, बताओ। अच्छा लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लीना टू मीना, जिस कम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से मोल इलेक्ट्रॉनिक तरफ होता है।
तो ये भी इफेक्ट कितने टाइप से थे? 2 टाइप। अच्छा, ये इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते? वो दोनों इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट सही बोला, मेरे दिमाग में कुछ है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो दोनों इफेक्ट डिस्टेंस नहीं, ठीक है। उसके बाद बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट में 2 प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। प्लस में ज़्यादा नहीं था, नो कार्बोक्सिलेट 3 to CD3 CH3, याद है सबको ना? नो मतलब NH माइनस O माइनस कार्बोक्सिलेट C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके बाद 3 डिग्री एल्काइल 1 डिग्री एल्काइल 3 to 1, ठीक है। इसके बाद माइनस आई इफेक्ट है, याद है? माइनस आई इफेक्ट में एक चीज और बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। लेकिन इससे हर जगह काम नहीं चलता है, तो इसके लिए याद ही करना पड़ेगा आपको। क्या याद? ना फरहान ना ऋतिक, यस, ना ओमपुरी। ओमपुरी का मतलब बता दो, NO2। हाँ यही मुझे चाहिए, ये दोहा नहीं चाहिए कि ओमपुरी बस ओमपुरी। NO2 का मतलब, ओमपुरी का मतलब क्या है? NO2। ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी। कौन? कौन का मतलब साइनाइड। कौन? सूफियाना मतलब SO3H। सूफियाना डांस, डांस का कोई मतलब नहीं था, करता है का मतलब था। कार्बोक्सिलिक एसिड करता है, हो गया। उसके बाद ना क्या था? फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, ये तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जानते हो। उसके बाद खेला शुरू हुआ था अलग, थोड़ा सांस लेना मैंने कहते हैं। उसके बाद क्या था? एस्टर था। क्या पी कर आया था? ईथर, उसके साथ एल्कोहल मिक्स करके आया था। तो फिर इसके बाद पीकर आइन, हाँ आइन ट्रिपल बॉन्ड। तो एक कोई सजेशन दे रहा था, क्या? भाग जाओ ना तो, या नहीं तो ना तो मतलब NH2 ना तो, बहन जी मतलब बेंजीरी, डबल हजामत डबल बॉन्ड करेंगी। उसके बाद RS था ना, मतलब एल्केन था, इतना तो कर ही लोगे। तो ये माइनस आई इफेक्ट आपका याद हो जाना चाहिए सबको, बीच बीच में आ रहा है। इसके बाद खत्म, इतने इफेक्ट पढ़ लिए। इसके बाद क्या क्या पढ़े थे हम लोग भाई? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पढ़े थे पहले। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन याद है सबको? कैसे करते हो स्टेबिलिटी ऑफ? भैया माइनस चार्ज है तो पहले दिमाग में इतना बैठा लो, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला? माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बढ़ाएगा ना, क्योंकि माइनस चार्ज को खींच करके, तो कहने का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या कार्बन आयन क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाले ग्रुप, -M -H -I, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस वाले। एकदम दिमाग में बैठ जाता है ना। अच्छा, इसमें भी मैंने बता दिया था कि सबसे पहले रज्जो चेक करोगे कि क्या चेक करोगे? मीना और साइज। तो सबसे पहले मीना और साइज चेक करना, उसके बाद रज्जो चेक करना, ठीक है ना। चलिए एनायन था। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर है? कितने रूल हैं? 3 रूल है। पहला रूल क्या है? मतलब जो प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन निकलने वाला, जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है वो चेक करना है किस हाइड्रोजन किस एटम से जुड़ा हुआ। अगर वो सेम ग्रुप का है तो जिसकी साइज से जाना, जिसकी साइज बड़ी होगी वहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। दूसरा रूल बताता है पीरियड के लिए, बताया लेफ्ट टू राइट, सेम पीरियड के लिए जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है उस एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ। विथ एग्जाम्पल बताया था। तीसरा रूल क्या था भाई? एनायन एवेंजर्स रूल था। एनायन बनाओ, H+ निकाल के एनायन बनाओ, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाओ, और एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। और वैसे भी जो एनायन का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस, एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर वही हो जाएगा। बस इतने थे, 3 ही रूल तो थे। इसके बाद क्वेश्चन कराया था बीच बीच में कहीं कहीं यहाँ पर। इसमें एक सर इफेक्ट बताया था, याद है सर इफेक्ट? आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक इन कंपेरिजन टू मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, याद रहेगा? अच्छा, और 1-2 क्वेश्चन बताया था जो लग जाता था
उसमें रेजोनेंस माइनस एम काम नहीं करता था, याद आ रहा है नीचे, हाँ प्लेन से बाहर आ जा रहा था। तो सब चीज़ें एक दो क्वेश्चन अलग से था, उनको देख लेना। और एक और बताया था, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में किसका एसिडिक डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए आर्थो का, बट होगा कितना, पैरा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी अलग से याद कर लेना। हो गया एसिडिक डिस्टेंस खत्म। बस 2-3 एग्जाम्पल, 2-3 थे, और बाकी तो रूल्स है 3-4 थे। आपका वो है जो रूल से डेविएट होता है उसको अलग से याद कर लेना, उसमें क्या है, 2-3 तो बता दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बहुत लोग भ्रांतियां और अंतियां मैंने दूर किया था। सबसे पहले क्या चेक करना, सपना। अच्छा पहले उससे, हाँ ठीक है सपना चेक करना, लेकिन एक चीज़ मुझे बता दो, अगर प्लस चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है और प्लस चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर है, मतलब प्लस चार्ज कहीं सिंगल बॉन्ड के ऊपर है और प्लस चार्ज कहीं पर डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सैचुरेटेड बोले तो सिंगल बॉन्ड वाले की। इतना तो दिमाग में आया है सबको ना। उसके बाद हाँ सपना देखना था, हर मतलब क्या याद करना, हर कार्बोकेटाइन का सपना उसके पड़ोसी के पास हो लोन पेयर अपना, तो पहला रूल। उसके बाद दूसरे नंबर पे डांसिंग रेजोनेंस, तीसरा पार्टिकल चार्ज पार्ट ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम, हो गया। और बताओ, इसके बाद रिजो लगा लेना, एवेंजर्स रूल अपने, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं कार्बोकेटाइन से। उसके बाद हमने स्टेबिलिटी ऑफ नहीं, बेसिक नेचर देखा। बेसिक नेचर अभी कल ही पढ़े, बेसिक नेचर याद हो गया सबको। बेसिक नेचर कैसे चेक करते हो, क्या करते हो भैया, बेस का मतलब लोन पेयर डोनेट करना या प्रोटोनेशन को बढ़ाना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोनेशन, H प्लस को जुड़ना, H प्लस को एक्सेप्ट करना, H प्लस आके जुड़ेगा बाण बनाएगा, उसी को बोलते हैं प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस का निकालना। एक तरीके से अगर एसिडिक स्टेन देख रहे थे तो वहाँ से डी प्रोटोनेशन हो रहा था, H प्लस को निकाल लेते। और बेसिक नेचर में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, H प्लस जुड़ता है। तो प्रोटोनेशन का मतलब समझ में आया, H प्लस का जुड़ना या लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, ठीक है ना। तो बेसिक नेचर लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी से माइंड में रखना, जिसका लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा उसका बेसिक नेचर ज़्यादा। तो कितने रूल बताए थे इसमें, 3 था इसमें भी। क्या पहला था, लोकलाइज और डीलोकलाइज। पहले सेलेक्ट करना, नाइट्रोजन एटम सेलेक्ट कर लिए, नाइट्रोजन एटम सेलेक्ट कर लिए, फिर देखना उसमें लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है। लोकलाइज वाले का बेसिक नेचर ज़्यादा, डीलोकलाइज वाले का कम। अगर ये फुल रूल ना काम करे, इसके बाद क्या चेक करना था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम, यही बात है इलेक्ट्रॉन, तो उसका बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तीसरा रूल क्या बताया था, तीसरा चौथा एक तो और बताया था ना, एवेंजर्स रूल था। कौन सा रूल था, एवेंजर्स रूल। एवेंजर्स रूल भाई लोन पेयर को डोनेट कराना है, तो प्लस वाले ग्रुप क्या करेंगे, बेसिक नेचर को बढ़ाएंगे, और माइनस वाले ग्रुप क्या करेंगे, बस इतनी सी बात है। इसके बाद इसमें भी कुछ अलग से, एक तो एक कैटेगरी पूरा बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था, दूसरा क्या था, एक एमीन का बेसिक नेचर बताया था। बेसिक नेचर ऑफ एमीन, गैसियस स्टेट में है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है, किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, 3 डिग्री वाले का। 3 प्लस ही काम करेंगे। लेकिन अगर एक्वस मीडियम में या कुछ नहीं बोला जाता तो भी हम एक्वस मीडियम में मान के चलते हैं, तो उसमें 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा। उसके बाद बड़े भाई के साथ बड़ा, छोटे भाई के साथ छोटा, तो CH3 छोटा भाई है। अगर उस 1 2 जो एमीन है, जो R है, R की जगह क्या लगा है, CH3 लगा है, तो 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा 1 डिग्री आएगा, छोटे भाई के साथ छोटा, तो 1 डिग्री छोटा है CH, तो 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और लास्ट में क्या आ रहा था आपका, अमोनिया। आ रहा है समझ में। अगर R क्या है, CH3 के अलावा है, तो ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, बड़े भाई के साथ बड़ा, काम खत्म। क्लियर। तो ये बेसिक नेचर ऑफ एमीन हो गया था। इसमें भी एक सिप इफेक्ट पढ़ा था, SIP, सिप इफेक्ट याद है। सिप इफेक्ट क्या होता है, एनिलीन के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, एनिलीन। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक इन कंपेरिजन टू मेटा एंड पैरा। आर्थो, जैसे सर इफेक्ट में क्या था, बेंजोइक एसिड की आर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगता था, उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता था। वैसे ही ये एनिलीन में अगर आर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगेगा तो उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा, बल्किनेस बढ़ेगा तो बेसिक नेचर और कम होता चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद कल क्या पढ़ा है हमने, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म याद, क्लियर हुआ, ठीक है। टाटोमेरिज्म नहीं रिवीजन करा रहा हूँ, कल ही पढ़े हो।
कोई डाउट नहीं, याद हो गया ना, टाटोमेरिज्म देख लेना। चलिए एक और छोटा सा रह गया था GOC1 में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिए आज मेरा पढ़ाने का पूरा मूड क्या था, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1 से 2 कुछ, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो ये भी ख़त्म ही कर दूंगा, इसका बवाल ही, GOC1 का बवाल ख़त्म। तो 2-3 दिन लगेगा, है ना। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी पूरा खत्म कर दूंगा। याद करना, रटना है, मतलब याद करे रहोगे तो क्वेश्चन आएगा। सिलेबस रिड्यूस हो तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये पहले तो इसमें देख लेते हैं हमने। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा, M इफेक्ट पढ़ा, H इफेक्ट पढ़ा और I इफेक्ट पढ़ा। तीनों के तीनों इफेक्ट कैसे थे, परमानेंट। लेकिन ये इफेक्ट कैसा होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। ये कौन सा इफेक्ट होता है, टेम्पोररी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या इसको क्या बोलते हैं, E इफेक्ट बोलते हैं। इसमें भी ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वन एटम से अनदर एटम, मतलब एक एटम से। लेकिन ऑन द डिमांड ऑफ रिएजेंट, किसके डिमांड पे होता है, रिएजेंट। रिएजेंट क्या, अटैकिंग रिएजेंट नाम सुना है, अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और, भूल गए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन इसने ही, न्यूक्लियोफाइल नाभिक इसने ही, है ना। तो भैया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ हिंदी भी जाना कीजिए। कल आया था कोई मेरे पास क्वेश्चन लेकर के इसका, तो जैसे ही मैंने नाम लिया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, उसका ठीक है सर अब हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बताया था कि ऐसा स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ मालामाल होगा, मतलब जहाँ पर लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस से लब करने वाला, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है एक तरीके से, तो इससे लब करने वाला कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर मतलब मालामाल होगा। बातें समझ में आ गई ना। तो ये बातें मैंने आपको पहले ही बता रखी थी। तो अटैकिंग रीजन 2, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये दिमाग में रखना आप लोग। तो ट्रांसफर आप देखिए पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज क्या, ई इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये भी 2 टाइप का होता है, प्लस ई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट और माइनस। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड, मतलब उसके पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा, टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। अच्छा ये बताओ H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। चलो भाई लिख दिया, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल देखिए, ये मान लीजिए यहां पर आके जुड़ रहा है, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा भैया, यहां पर अटैक किया, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस सर, क्योंकि यहां पर H जुड़ा था या H यहाँ इसके पास में था, तो जिधर बस इतना जान लीजिए टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, जिधर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है अगर उधर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस इफेक्ट। तो क्या बनेगा इससे, देखो यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहां पर क्या जुड़ गया आपका, H जुड़ गया। नहीं समझ आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर हुआ, जिधर क्या था आपका, जिधर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या किया था, जुड़ा था भैया। ये इधर शिफ्ट, ऐसे भी सोच लो, यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो H प्लस कहाँ के जुड़ेगा, यही तो जुड़ेगा ना। तो इसको हम कहने के लिए कैसे कह सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग रीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, दैट इज द प्लस इफेक्ट। ठीक है भैया, एक लाइन में क्या याद रखना, जिधर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उधर होगा, जिधर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ेगा, बस काम खत्म। दूसरा माइनस है, इसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल किधर, अटैकिंग रीजन उधर जुड़ेगा जिधर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। देखो यहां पर दिख रहा है आपको CO कार्बोनिल ग्रुप है, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये यहां पर शिफ्ट होगा, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अटैकिंग रीजन इस बार क्या लिया, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये लो न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका अटैक कहाँ, प्लस के ऊपर होगा, माइनस के ऊपर होगा, तो यहाँ नहीं होगा इसका अटैक। तो क्या जुड़ा आपका, क्या बना, C के साथ क्या लग गया, यहाँ पर CN लग गया और O के ऊपर क्या आ गया, माइनस। बोलो बना कि नहीं बना। तो इस ट्रांसफर को क्या नाम देंगे, देखिए इसका कुछ यूज नहीं है, बस बता दिया, 1-2 क्वेश्चन भी था मॉड्यूल में, बस सुन लीजिए, इससे आता होता नहीं है क्वेश्चन। बस ये इसका बताने का मोटिव क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होता है,
ये चीज़ बताने का मोटिव किधर है कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम किधर कराते हैं, वो चीज़ मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अच्छा यहाँ पर लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर भी कराओ चाहे इधर कराओ बात तो बराबर ही होगी, चाहे इधर कराओ चाहे इधर बात तो बराबर होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करे, यहाँ ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस चार्ज, तो क्या बनेगा CH3 बोलो, यहाँ पर क्या आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा प्लस चार्ज। अगर इसका ट्रांसफर यहाँ होगा तो बताओ, तो CH यहाँ पर क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। आ रहा है समझ में? तो दोनों में से किधर कराना आप प्रीफर करोगे, पहला वाला दूसरा वाला? सुन लो यहाँ पर, यहाँ देखो देखो देखो, ये कौन सा ग्रुप है, ये प्लस आई, क्या है प्लस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ढकेलिंग, इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस है तो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये प्लस आई तो है, ढकेलेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो कौन सा प्रीफर करोगे आप, फर्स्ट वाला। बात समझ में आई? तो ड्यू टू ये प्लस आई, अगर मैं यहाँ पर माइनस आई लगा देता तो नीचे वाला हो जाता। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसीलिए पढ़ा जाता है, बस यही चीज़, यही कंडीशन है। बातें समझ में आ गई? तो ये था आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये भी छोटा सा, ये भी खत्म हो गया अब आपका, कुछ भी बचा नहीं है। अब 11th के NCERT में जो जो चीज़ें हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए उसको भी डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो 2-3 लेक्चर बढ़ जा रहा है, कोई बात नहीं तो फिर इसके बाद इतना, मैं अभी तक इतना ही पढ़ाता था, इसको छोड़ देता था कि खुद से पढ़ लीजिए, है ना। लेकिन इस बार पढ़ा रहा हूँ, बात समझे ना। हाँ इस साल पढ़ा रहा हूँ, मतलब इससे प्रीवियस ईयर में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाया हूँ। अब सिलेबस रिड्यूस हो गया तो पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो इसके बाद मेरा शुरू क्या होता था, GOC सेकेंड, रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड स्टार्ट होता था, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता था। तो क्या चाहते हो, यही पढ़ना कि मतलब, अच्छा हाँ ठीक है भाई, वो पता है तो एक काम कर लो, नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो, रोक दो। देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ध्यान से दे लीजिए, अभी लिख लीजिएगा, नहीं तो NCERT में है, मैं NCERT से ही बता रहा हूँ। क्या क्या प्रोसेस पढ़ना हमको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को का प्यूरिफिकेशन करना है, उनको अलग भी करना है। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कौन है वो, क्रोमेटोग्राफी, सबसे मॉडर्न मेथड यही है। तो पहले हम क्रोमेटोग्राफी को ही देख रहे हैं, उसके बाद आएंगे उस पर। क्रोमेटोग्राफी ये मॉडर्न मेथड है आपका। क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर, क्रोमा मतलब कलर। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स या प्यूरिफाई द कंपाउंड्स एंड आल्सो टेस्ट फॉर द प्यूरिटी ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें और भी सारे मिक्स और भी इम्प्योरिटी हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी करते हैं। और किस लिए करते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, मतलब अलग करने के लिए करते हैं। इट इज कितने टाइप होता है, 2। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा क्या होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन टर्म जानते हो, एडजॉर्प्शन टर्म पढ़ा है, सरफेस केमिस्ट्री हट गई है, पहले था। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, एक 2 चीज़ें होती हैं, जैसे चाक है, स्याही मतलब स्याही भिगो तो चाक को तोड़ो, आरी स्याही लग गया पूरा, लेकिन चाक को तोड़ो तो बीच में वाइट ही रहता है, तो सरफेस पर लगा कि नहीं लगा। दिस प्रोसेस बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, जब सरफेस पर केवल सरफेस पर आना, आके चिपक जाना, क्या कहते हैं इसको, एडजॉर्प्शन। जिसके ऊपर जाके चिपकते हैं उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंट। जो आकर के चिपकता है उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। जैसे चारकोल है, इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करता है, तो चारकोल क्या हुआ, एडजॉर्बेंट हुआ, इम्प्योरिटी का हो गई
एडजॉर्बेट हो गई। तो बेट और बेंट में क्लियर है ना भाई, कभी भूल जाना तो बेंच, बेंच पे बैठते हो ना, बेंच से ऐसे बेंट मतलब कर लेना, हाँ नहीं तो यही नहीं भूल जाते ना, बेट क्या था कि बेट था, एडजॉर्बेंट, बेंट का मतलब जिसके ऊपर चिपकता है, एडजॉर्बेंट जो चिपकता है वो एडजॉर्बेट, ठीक है। तो हम कौन सा क्रोमेटोग्राफी देख रहे हैं, देखिए एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन। एडजॉर्प्शन नाम से लग रहा है एडजॉर्ब हो रहा होगा जा करके, देखिए एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन द एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। मतलब ये इसका प्रिंसिपल क्या है, किस पर काम करता है। जैसे आपने एडजॉर्ब बना लिया, क्या बना लिया, एडजॉर्बेंट, सॉरी एडजॉर्बेंट बना लिया। एडजॉर्बेंट समझ में आ रहा है, एडजॉर्बेंट का मतलब जिसके ऊपर जाके चिपकता है। वो जनरली इसमें किसका होता है, सिलिका जेल होता है या एल्यूमिना होता है, सिलिका जेल या एल्यूमिना, सिलिका जेल होता है या तो एल्यूमिना ले लो, एल्यूमिना तो जानते हैं एल्यूमिनियम का ओर्स होता है। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, एडजॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। तो इस प्रिंसिपल क्या है कि जो अलग अलग कंपाउंड है इसके ऊपर जो चिपकने का नेचर है ना वो अलग अलग है। मतलब जैसे मान लिया आपने 3 कंपाउंड लिया, ए बी और सी कंपाउंड लिया, तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तीनों आपस में मिक्स हैं, मिक्स है, हमको क्या करना, हमको सेपरेट करना, ए को अलग करना, बी को अलग करना, सी को अलग करना है, अलग करना है। तो कैसे करेंगे हम उसको, कैसे अलग करेंगे, कि ये जो प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, सभी ए बी सी जो 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी का सिलिका जेल हो या एल्यूमिना हो जिसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं, इस एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब होने की जो टेंडेंसी है ना अलग अलग होगी। कोई पहले एडजॉर्ब हो जाएगा, कोई बाद में एडजॉर्ब होगा, कोई और बाद में एडजॉर्ब होगा। इसी बेसिस पर इसको यही काम करता है। नहीं समझ में आया, अब इसको एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। देखिए एडजॉर्बेंट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्प्शन और जो एडजॉर्बेंट यूज किया जाता है, क्या है, सिलिका जेल या एल्यूमिना। ये भी कितने टाइप का होता है, 2। पहला क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, मैं वही बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो इसमें क्या लेते हैं, एक जैसे ग्लास का ट्यूब ले लिए और नीचे इसको खोल, देखा होगा अपने लैब में इसको, यहाँ पर हम ग्लास ऊल लगाते हैं, जैसा कॉटन जानते हो रुई, उसको यहाँ पर रखना पड़ा, जरूरी है। अब देखिए सबसे यहाँ पर हम क्या रखते हैं, इसमें देखो यहाँ पर क्या रखे हैं, एडजॉर्बेंट रखे हैं। क्या रखेंगे, एडजॉर्बेंट। ये हमने एडजॉर्बेंट यहाँ पर इतना दिख रहा पूरा, ये एडजॉर्बेंट जो किसका बना है, सिलिका जेल और एल्यूमिना। ये कौन सा फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है। कौन सा फेज होता है, स्टेशनरी फेज। समझ में आ रहा है, मतलब ये फिक्स रहेगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है भैया, ये इधर उधर हिलेगा, ये बस डाल दीजिए सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, ऐसे ही रहेगा। मतलब सॉलिड ऐसा सोच लो ना, सॉलिड है तो थोड़ी ना आपने इसको एल्यूमिना सिलिका जेल को तोड़ फोड़ के जैसे बना कर इसमें डाल के फिलअप कर दिया, भर गया। उसके बाद आपने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करना था आपको, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन है, ए बी सी, इसी में है सब ए बी सी, इन्हीं को तो हमको अलग करना है, उसको भरेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या भर देते हैं, सॉल्वेंट। क्या भर देते हैं, सॉल्वेंट भर देते हैं। अच्छा मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा रहेगा, ये स्टेशनरी फेज है, ये मोबाइल फेज होगा। कौन सा फेज होगा, मोबाइल फेज, मतलब मूव करेगा, मोबाइल फेज होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सॉल्वेंट डाल दिया, पूरा सेटअप बन गया। अब यहाँ से हम इसको नॉब खोलेंगे तो सॉल्वेंट यहाँ है, ये नीचे आएगा, सब मिला वो सब नीचे आएगा। तो एक मान लेते हैं ए की एडजॉर्प्शन पावर ज़्यादा है, ये जल्दी से एडजॉर्ब हो जाता है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद ए क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो गया। तो आगे फिर कौन बचेगा, बी और सी बचेगा। कौन बचेगा, बी और सी। फिर हमने नॉब को खोला, फिर सॉल्वेंट यहाँ से आगे आया। फिर इसके बाद देखिए कुछ देरी के बाद कौन एब्जॉर्ब हो गया, बी एब्जॉर्ब हो गया। उसके और कुछ देरी के बाद क्या एब्जॉर्ब हो गया, सी। तो बताओ ए बी सी अलग हुआ कि नहीं हुआ। फिर अब हम क्या इनको अलग अलग नहीं निकाल सकते, बस ऐसे खोलते जाएंगे, पहले सी निकाले अलग, फिर क्या निकालेंगे
दूसरे फिगर में बी निकाल के अलग, फिर ए निकाल करके अलग। यही है कौन सा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बोलो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। बस इसमें स्टेशनरी फेज कौन रहता था आपका, ये क्या रहता है, स्टेशनरी फेज, जो एडजॉर्बेंट होता है, मतलब स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। क्लियर हो गया। तो यही इनका ये था आपका कौन सा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ गया। बस यही है ना। एक बार इंश्योरेंस पढ़ लोगे तो और बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन, नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अभी हमने कौन सा क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। लगभग वही है, बस इसमें देखिए कभी ब्लड टेस्ट कराने गए हो तो एक स्लाइड होता है ना कांच का, उसके ऊपर रखते ना ब्लड को, तो कांच का वो स्लाइड याद है। तो ये मान लीजिए कांच का वो स्लाइड है ये। अरे अब नहीं है तो क्या करें, मान लो, माने कांच का स्लाइड। एक्सपेरिमेंट करते चलो, आज क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सिलिका जेल का स्प्रे करेंगे या एल्यूमिना का स्प्रे करेंगे। कितना, 0.2 mm, कितना मोटा होना चाहिए, 0.2 mm मोटी। इसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे क्या, सिलिका जेल या एल्यूमिना। क्या है वो, एडजॉर्बेंट है। क्या है, एडजॉर्ब। कर लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, नीचे से 2 सेंटीमीटर, नीचे से ये नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ करके एक इस पर एक लाइन मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे, एक लाइन। 2 सेंटीमीटर छोड़ करके ये देखिए हमने एक लाइन यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक। अब जिस ऑर्गेनिक हाँ कर दिया, ठीक है। और एक काम और करते हैं ना, सबसे पहले इसको सॉल्वेंट, देखो ये सॉल्वेंट में डिप कर दिया जाता है। ये नीचे दिख रहा है, ये अब पता नहीं अच्छा बना नहीं, नीचे क्या है, सॉल्वेंट में डिप कर दिया जाता है। इस तरीके से होल्ड किया जाता है ना, मतलब कि ये जो बेस लाइन है ना, बस जस्ट इसके ऊपर ही रहे। ऐसे जो बेस लाइन आप बनाए हो ना, वो बस ऊपर रहना चाहिए, जस्ट उसके नीचे। बाकी नीचे क्या है, सॉल्वेंट के अंदर क्या रहेगा, डिप। अच्छा बताओ, अगर सॉल्वेंट में डिप रहेगा तो सॉल्वेंट इसके ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। आप इसको पानी में ही डाल के देखो, भीग जाएगा। ये थोड़ा सा भिगो के देखो, ऊपर तक चढ़ जाएगा, ऊपर तक भीग जाएगा। इसको ये क्यों होता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। पड़ा हुआ है, कैपिलरी एक्शन, ग्रेविटी के अपोजिट चलता है ये। जो प्लांट में वाटर ऊपर तक पहुंच जाता है, टिप तक, वो कैसे जाता है, कैपिलरी एक्शन। छोटी छोटी कैपिलरी होती है, आई बात सुने। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से यहाँ तक पहुँच, क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट पहुँच जाएगा। तो ये देखिए यहाँ तक पहुँच गया ना, यहाँ ये जो मैंने लाइन बनाया ना, ये किस क्या है कि सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँच चुका है। ये सॉल्वेंट वाला लाइन है ना, सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँच गया। ठीक। अब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको सेपरेट करना है, उसको यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर, यहाँ डाट, चलो यहाँ पर ऐसे रख देंगे। यहाँ ये जो लाइन बनाए थे, यहाँ पर हमने रख दिया, रख देंगे। तब रखने के बाद अब धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। मतलब इसको पहले ही रख देते हैं, मतलब डिप करने से, मतलब समझ रहे हो ना, डिप करने से पहले जब लाइन बना तो उसी पर ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दे, फिर अंदर रखेंगे तो ये डिप होगा, सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करेगा, ये चढ़ता जाएगा। उसके साथ साथ अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर, इसमें ए और बी है मान लेते हैं, सभी का एब्जॉर्प्शन पावर क्या होगा, अलग अलग होगा। एब्जॉर्प्शन पावर अलग होगा तो बताओ, तो चढ़ेगा। तो यहाँ तक ये पहुँच गया, तो डिस्टेंस किसके द्वारा मान लेते हैं, यहाँ ये डिस्टेंस कितना है, x है, और ये b दूर जा करके और एडजॉर्ब होगा यहाँ पर, b की लाइन अलग यहाँ दिखेगी। तो इसकी दूरी कितनी है, y मान लेते हैं। ये दूरी x था, ये दूरी कितना था, y। यहाँ से यहाँ तक सॉल्वेंट जो एडजॉर्ब यहाँ तक जो पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक सॉल्वेंट का डिस्टेंस कितना था, ये z मान लेते हैं। कितना था ये, z। बोलो समझ में कुछ आ रहा है क्या, दोनों अलग अलग नहीं हो गए, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग हुए। बस इनको अब निकाल लो, अलग कर लो, क्या है। यही तो मेरा मेन काम क्या था, दोनों को अलग अलग करना। अब दोनों में जैसे ए और पी में इनका पूछेगा, इनका पोलर नेचर क्या है, किसका पोलर नेचर ज़्यादा था, किसका पोलर नेचर कम था। एक बात ये पूछ सकता है,
तो देखिए आरएफ वैल्यू इसमें एक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू बराबर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कंपाउंड्स। ये कंपाउंड ए था, इतना ट्रेवल किया, बी वाला इतना, क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपाउंड्स अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का यहाँ ये लाइन, ये क्या है? सॉल्वेंट वाली लाइन है, सॉल्वेंट यहाँ तक ट्रेवल किया। तो एक चीज और जान लीजिए, जिसका आरएफ वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन क्या होगा? कम। जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका आरएफ वैल्यू कम। अगर आरएफ वैल्यू निकालना है, चलो ए और बी में निकालते हैं, किसका पोलर नेचर ज्यादा, मान लो निकाल कंपेयर करना है, तो जरा पहले आरएफ वैल्यू किसका निकालते हैं भाई? ए का। ए का आरएफ वैल्यू क्या होगा? कितना हो जाएगा? एक्स बाई जेड होगा। आरएफ वैल्यू आप किसका? बी का कितना होगा? वाई बाई जेड। अब देख, अगर कोई डाटा दिया होता, ये नीचे ये जेड तो सेम है सबका, अरे जी जेड तो क्या है? सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो एक्स ज्यादा है कि वाई ज्यादा है? वाई ज्यादा है। और वाई ज्यादा है किसका? वाई जिसका ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन कम होगा। मतलब इसमें पोलराइजेशन किसका ज्यादा है? ए। तो हम लिख सकते हैं ए इज मोर पोलर देन बी। तो पोलराइजेशन नहीं समझ में आया? तो पोलराइजेशन कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन आया नहीं, आ सकता है कि अगर ए और बी में पोलराइजेशन पूछे तो इस तरीके से हम, अभी तक क्वेश्चन तो आए नहीं इस टॉपिक पर ऐसे इस टाइप से, तो मैंने बता दिया। अच्छा एक चीज़ ये बता दो, मान लीजिए ए बी दो कंपाउंड थे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन पावर की हम बात करते हैं, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बताओ उसमें सबसे पहले कौन एडजॉर्ब हुआ था? ए। अच्छा ये मान के चल रहे हैं ए का एडजॉर्प्शन पावर क्या है? ज़्यादा। ये मान के चल रहे हैं ए का एडजॉर्प्शन पावर ज़्यादा। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ऊपर कौन होगा? ए होगा, क्योंकि वो किसकी वजह से एक्शन हो रहा था? ग्रेविटी की वजह से एक्शन नीचे आ रहा था वो। टीएलसी में अगर मैंने लिया, टीएलसी यही, इसी का नाम क्या है? टीएलसी। टीएलसी, टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अरे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है कि नहीं है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। तो थिन लेयर क्रोमेटो, टीएलसी बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें बताओ ए का क्वेश्चन में दे रखा है ए का एडजॉर्प्शन पावर बी से ज्यादा है, तो ए ऊपर रहेगा बी को। अब यहां पर देख लो, जिसका एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा है, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जा रहा है, जिसका एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होगा तो पहले एडजॉर्ब हो जाएगा ना, और बी वाला ऊपर जाएगा। तो यहां पर अपर कौन होगा? बी, और लोअर कौन होगा? ए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कौन से एक्शन की वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से। नहीं समझ में आया? ये मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया? इसको एक क्वेश्चन बना लेना, ठीक। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गया। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ही पेपर, कौन सा क्रोमेटोग्राफी है? पेपर क्रोमेटोग्राफी, या इसी को बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। कुछ नहीं, सब सेम है, बस यहां पर हम क्या कर लेते, जो हमने टीएलसी प्लेट लिया था ना, टीएलसी प्लेट की जगह सेल्यूलोज का पेपर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला। क्या ले लेते हैं? एक पेपर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। आप देखेंगे डायग्राम बना होगा, बिल्कुल उसको भी जार के अंदर रखते हैं। बस इसकी जगह क्या रहता है? पेपर रहता है। सब कुछ काम सेम है, यहीं पर वो निशान लगाएंगे, ऐसे जार होगा। आई बात समझ में? तो देखिए ये क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो इट इज सिमिलर टू टीएलसी। In this chromatography, a special type of paper is used known as chromatography paper. क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज करते हैं, वहाँ पर टीएलसी प्लेट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं? पेपर का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप्ड इन इट। भैया पेपर को अभी यही सी पेपर कहाँ गए? इसी पेपर को पानी वाटर डालो, उसके अंदर वाटर नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा ना। तो इसमें क्या कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है, क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप्ड इट, जो उसके अंदर ट्रैप वाटर है, इसके अंदर जो चढ़ गया वाटर है, विच एक्ट एज स्टेशनरी फेज। किसकी तरह काम करता है वो? स्टेशनरी फेज की तरह। ये पूछ सकता है किसकी तरह काम करता है? स्टेशनरी फेज। मतलब इसके अंदर जो वाटर है ना, पेपर के अंदर जो वाटर है वो किसकी तरह काम करता है? स्टेशनरी फेज। और जो सॉल्वेंट के अंदर इसको डिप करोगे नीचे सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट क्या कर रहा है? क्या रहेगा? मोबाइल फेज। वो सॉल्वेंट क्या रहेगा? मोबाइल फेज। बात समझ में आ गई? ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, इसको जानना।
सॉल्वेंट एडेज मोबाइल फेस। एक क्वेश्चन आया नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम ये क्वेश्चन आया था। आई बात समझ में? सिंपल सा ऐसे। क्लियर? तो बस नोट कर डालिए, ये क्रोमेटोग्राफी आपका खत्म हो गया। देखिए क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ लिया। क्रोमेटोग्राफी सबसे एडवांस टेक्निक थी। क्रोमेटोग्राफी में कुछ नहीं है। क्रोमेटोग्राफी में दो बातें याद रखना कि पहले तो प्रिंसिपल क्या है उसका, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंडों का एडजॉर्प्शन डिफरेंट होता है। कोई जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगा, कोई लेट एडजॉर्ब, बस यही सी प्रिंसिपल वो काम करता है और कुछ भी नहीं उसमें। और उसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी था, कॉलम था, TLC था, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी था। बस उसमें और बातें क्या याद रखी, कौन मोबाइल फेज है और कौन आपका स्टेशनरी फेज है, कौन रुकाऊ फेज है, ये दो बातें याद रखना और एग्जाम्पल बस। और उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ पूछने वाला। आई बात समझे? इसके बाद आता है सब्लिमेशन। क्या आता है? सब्लिमेशन आप लोग जानते हो, सॉलिड का डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाना, वेपर में, विदाउट लिक्विड फेज आए। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आप किसी सॉलिड को आप टेम्परेचर देते हो तो पहले वो मेल्ट होता है तो लिक्विड में आता है। जैसे शुगर है, शुगर को आपने क्या किया, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर तो पहले वो लिक्विड फॉर्म मेल्ट होगा ना, मेल्ट के बाद तो फिर इसके बाद किस फॉर्म में आता है, वेपर फेज। नॉर्मल प्रोसेस तो होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो डायरेक्ट, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये देखो ये सब आप जानते हो कि सॉलिड से गैस डायरेक्ट बना, क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड बनता है तो क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन जानते हो, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन, यहाँ डी है सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड का गैस बदलना वेपराइजेशन, और गैस का लिक्विड बदलना कंडेंसेशन। ठीक है ना, ये सब जानते हो। तो हमको पढ़ना क्या, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पढ़ तो यही रहे ना। तो सब्लिमेशन के द्वारा क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भैया। अगर आपने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिक्स है, उसमें से एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आप हीट करते हो, डायरेक्ट किसमें बदल जाता है, वेपर में। वेपर बदल जाएगा, उसको कंडेंस करा लेंगे, बाद में ठंडा करके अलग कर लेंगे। तो जो दूसरा कंपाउंड है वो सब्लिमेबल कंपाउंड नहीं है, वो हीट करने पर वो वेपर नहीं बनाएगा, तो वो तो सच ऐसा पड़ा रहेगा। तो इसका यूज कब करोगे सब्लिमेशन का, जब उनमें से चाहे तो इम्प्योरिटी के पास कैसा नेचर होना चाहिए, सब्लिमेशन का नेचर होना चाहिए, या तो आप जो कंपाउंड लिए उस कंपाउंड के पास कैसा नेचर होना चाहिए, सब्लिमेशन का नेचर। दोनों में से एक के पास तो सब्लिमेशन वाला नेचर होना चाहिए। अब देखिए, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। बिना लिक्विड स्टेट के आए हुए अगर कोई अपनी स्टेट को बदल रहा है सॉलिड से गैस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। इट इज यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज। मैंने कहा इम्प्योरिटी कोई जरूरी नहीं, ये कंपाउंड हो सकता है, वो इम्प्योरिटी हो सकता है। आई बात समझना। तो दोनों में से एक कैसा होना चाहिए, सब्लिमेबल होना चाहिए। सब्लिमेबल कंपाउंड्स होते कौन कौन है, ये चार नाम है अभी तक जो देखा गया, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम्पल पूछे गए हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। नाम बस ये आया है कि सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा किसको आप सेपरेट करोगे, किसका। आई बात समझ है, ये क्वेश्चन देखा गया। तो इससे चार नाम है, एक आयोडीन है, दूसरा आप लोग जानते होंगे कैम्फर, सब लोग पहले से जानते हो कैम्फर, ये तो आपको पहले से याद है। नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये चार नाम आपको याद होना चाहिए। कैसे होते हैं, सब्लिमेबल होते हैं, मतलब इनको हीट करोगे लिक्विड नहीं बनाएगा, डायरेक्ट क्या बना लेगा, गैस बना लेगा, वेपर बना लेगा। समझ में आ गया बात। तो सब्लिमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन विच, ये क्वेश्चन दे दिया, वन सब्लाइम्स अदर डज नॉट, बोथ सब्लाइम्स है, बोथ डज नॉट सब्लाइम्स, सब्लिमेशन कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन।
ये तो सबको पता, अभी तो पढ़ लियो ना, यही आएगा ना। एक कैसा होना चाहिए? हाँ। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज द सबलाइम सब्सटेंसेस? बोलो। टेबल साल्ट है, शुगर है, हाँ अब आयोडीन पढ़ लियो तो आयोडीन बताओगे, पोटेशियम आयोडाइड। समझ में आ गया? तो बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपका। किसमें? सब्लिमेशन में। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन है, छोटा सा है। हाँ, इसके बाद क्या आता है? डिस्टिलेशन को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। उसमें सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। उसमें क्वेश्चन पूछता है कि कब कौन सा डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इतना है, तो उसमें को जानना है। अब आज तो नहीं हो पाएगा, आज इतना ही रहने हो गया, बंद कर दो।